नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बोधशाला के YouTube प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं BSTC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 7 दिनों की अचूक रणनीति, जो जिसमें कि हम बता रहे हैं आपको मेंटल एबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं ना। और इसी सीरीज की आज की हमारी रहने वाली 5वीं क्लास। इससे पहले हमारी 4 क्लास होगी है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्लासों का आपको PDF फॉर्म में जो स्टडी मटेरियल है या जो यहाँ की PDF है वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उसकी मदद से हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे रखा है कि कुछ निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए कुछ निर्देश हैं। उन निर्देशों के आधार पर हमें क्या करना है, उसके आधार पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के आंसर देने हैं। निर्देश क्या है? एक विद्यालय में 5 शिक्षक थे। एक विद्यालय में 5 शिक्षक थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे थे। तो हमें बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछना है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? हमें बताना है कि शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है। हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? शिक्षक ए पढ़ा रहा है, या बी पढ़ा रहा है, सी पढ़ा रहा है, डी। इन चारों में से सबसे अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है? तो चलिए हम जाते हैं हमारे वापस से निर्देशों पे। हाँ, देखते हैं हम। हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ से ले लेते हैं। शिक्षक ए है, शिक्षक बी है, शिक्षक सी है और शिक्षक डी है। अब हम देखते हैं कि शिक्षक ए जो है वो कितने विषय पढ़ा रहा है। शिक्षक ए आ रहा है। शिक्षक ए क्या क्या पढ़ा रहा है? शिक्षक ए पढ़ा रहा है हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि 2 विषय यहाँ से पढ़ा रहा है। उसके बाद क्या बता रहा है? शिक्षक ए जो है वो यहाँ से गणित और हिंदी भी पढ़ा रहा है, बट हिंदी तो वो पहले से ही पढ़ाता हुआ आ रहा है, तो उसकी टोटल विषय कितनी हो गई? हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई और गणित, यानी कि वो कितने विषय पढ़ा रहा है? ए जो है वो 3 विषय पढ़ा रहा है। बात करते हैं हम बी की। बी जो पढ़ा रहा है वो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहा है, उसके साथ साथ अंग्रेजी और भूगोल भी पढ़ा रहा है, यानी कि बी अब तक कितनी पढ़ा चुका है? 4 विषय पढ़ा रहा है। साथ ही यहाँ पे दे रखा है कि बी जो है वो इतिहास और फ्रेंच भी पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? इतिहास और फ्रेंच भी पढ़ा रहा है। तो टोटल उसकी विषय कितनी हो गई? 1 2, हिंदी तो पहले ही पढ़ा रहा है, गणित हो गई 3, इतिहास 4 और फ्रेंच 5। तो बी पढ़ा रहा है अपने 5 विषय। बात करते हैं सी की। सी पढ़ा रहा है अंग्रेजी और भूगोल, इसके अलावा सी और कुछ नहीं पढ़ा रहा है। सी पढ़ा रहा है केवल 2, और डी कितनी पढ़ा रहा है? डी भी पढ़ा रहा है गणित और हिंदी, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब सबसे अधिक विषय कौन पढ़ा रहा है? सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें हमें दे रखा है शिक्षक बी। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसी निर्देश पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन से शिक्षक जो है वो भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे? कौन कौन से शिक्षक ऐसे हैं जो भूगोल और हिंदी दोनों विषय पढ़ा रहे हैं ना। तो हम यहाँ देखेंगे कि ए और बी, बी और सी, सी और ए। वापस आते हैं अपने निर्देश पे। क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं यहाँ पे। क्या कह रहा है? ए एंड बी, बी एंड सी और सी एंड ए। कौन कौन सी विषय की बात की है उसने? विषय की बात की है हिंदी और भूगोल। हिंदी और भूगोल की बात की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ए जो है और बी जो है, ए जो पढ़ा रहे हैं वो हिंदी पढ़ा रहा है और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हिंदी तो वो पढ़ा ही रहे। बी की बात करें अगर हम, तो बी अंग्रेजी भी पढ़ा रहा है, भूगोल भी पढ़ा रहा है और हिंदी भी पढ़ा रहा है, बट ए जो है वो कहीं से भी हमारा भूगोल नहीं पढ़ा रहा है। ए है वो कहीं से भी भूगोल नहीं पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सीधा सा हमारा कट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट बी की। तो बी जो है वो तो हमारा भूगोल भी पढ़ा रहा है और हिंदी भी पढ़ा रहा है। बी यहाँ से दिख रहा है, बी हिंदी पढ़ा रहा है और बी जो है वो यहाँ से भूगोल भी पढ़ा रहा था, भूगोल भी पढ़ा। इसका मतलब बी तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बट उसके साथ जो सी दिया हुआ है वो क्या भूगोल पढ़ा रहा है? सी जो है वो भूगोल पढ़ा रहा है, यह सी भूगोल पढ़ा रहा है, बट क्या वो हिंदी पढ़ा रहा है? तो सी को हम देखें तो वो कहीं से भी हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा, ये ऑप्शन भी क्या हो गया? क्रॉस हो गया। और यहाँ पे फिर से सी दे रखा है, सी और ए। तो हमें पहले ही पता है सी और ए तो हिंदी और भूगोल दोनों विषय पढ़ा ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो आएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, वो हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये निर्देश वाले बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो निर्देश वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है? निर्देशों को ढंग से पढ़ना है। निर्देश समझ गए तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा विषय है जिस विषय को 2 से अधिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। क्या वो इतिहास है,
हिंदी है, फ्रेंच या भूगोल है। चलिए वापस से निर्देश पे चलते हैं हम। इतिहास, फ्रेंच, हिंदी और भूगोल। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इतिहास, हिंदी, फ्रेंच और भूगोल। ठीक है, हमें देखना है कि इतिहास को कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इतिहास को हम देख रहे हैं कि इतिहास को केवल, यहाँ से तो इतिहास कभी है ही नहीं, ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। इतिहास को पढ़ाने वाले केवल 2 ही शिक्षक हैं। कौन कौन है वो? ई और बी, यानी कि 2 शिक्षक हैं। इसी तरह फ्रेंच जो है उसको भी पढ़ाने वाले केवल ई और बी ही है, तो फ्रेंच को भी कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं? 2 शिक्षक। बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी को कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं? हिंदी को यहाँ से ए और बी भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी को यहाँ से डी और ए भी पढ़ा रहे हैं, यानी कि 4 शिक्षक हो गए। हिंदी को कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं? कुल 4 शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। बात करते हैं भूगोल की, तो भूगोल को केवल 2 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। कौन कौन से? सी और बी। भूगोल को केवल 2 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब कौन से विषय को सबसे ज्यादा शिक्षक पढ़ा रहे हैं? हिंदी को। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सीधा सा हो जाएगा हिंदी, जो कि आ रहा है हमारे ऑप्शन बी में, जो कि आ रहा है ऑप्शन बी में। बहुत ही आराम से करने वाले क्वेश्चन है, कोई हमें जल्दबाजी, जो निर्देश का बड़ा सा हमें वो गद्यांश बना के, पद्यांश बना के दे देते हैं, तो हमें इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आराम से पढ़ना है उसको और क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 4 और 5, दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाइए। हमें यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनको अर्थपूर्ण क्रम में जमाना है। क्या क्या है? परिशिष्ट, अनुक्रमणिका, शीर्षक, अध्याय और परिचय। अब यहाँ अध्याय दे रखा है, कहीं न कहीं हमें ये किसी पुस्तक की तरफ भी इशारा कर रहा है, यही समझ में आता है। तो कोई भी पुस्तक हो या कोई भी नॉवेल वगैरह कुछ भी हो, तो उसका सबसे पहले तो उसका क्या होता है? सबसे पहले आता है उसका शीर्षक, कि वो पुस्तक है किस बारे में। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पहले कौन आएगा? नंबर 3, यानी कि शीर्षक। फिर क्या आएगा? शीर्षक के बाद में आती है उसकी अनुक्रमणिका। क्या आएगा? उसकी अनुक्रमणिका, यानी कि 2 नंबर का। फिर आता है उसका परिचय, उस जो भी शीर्षक की वो बुक है या पुस्तक है उसका आता है परिचय। परिचय के बाद में आता है उसका अध्याय, यानी कि आएगा हमारा नंबर 4। और सबसे लास्ट में आता है परिशिष्ट, सबसे लास्ट में आएगा परिशिष्ट। तो हो गया आपके ये 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1। ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सजा, कैद, गिरफ्तार, अपराध और निर्णय। यहाँ पे ये बात हो रही है गिरफ्तारी की और सजा देने की और उसको निर्णय देने की। तो सीधी सी बात है, जब कहीं अपराध होगा तभी तो उसकी सजा होगी, है ना। तो सबसे पहले अपराध आएगा नंबर 4। अब किसी ने अगर अपराध किया है तो उसकी गिरफ्तारी होगी। नंबर 3, गिरफ्तारी हो गई है तो उसको क्या करेंगे? कोर्ट में पेश करेंगे, निर्णय लेंगे, फैसला करेंगे कि क्या किया जाए। जब निर्णय लिया जा रहा है तो निर्णय में क्या दी जाएगी? उसको अपराध है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सजा दी जाएगी। और जब सजा दी जा रही है तो कैसी सजा दी जाएगी? हमें जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कैद की, तो कैद की सजा क्या आ रहा है हमारा सीक्वेंस? 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, ये नहीं है, 4 3 5 1 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक दिन में कितनी बार घड़ी के 2 हाथ 90 डिग्री पर होंगे? घड़ी के 2 हाथ, घड़ी के 2 हाथ से मतलब है कि जो घड़ी के घंटे की और मिनट की सुई होती है, वो सुई पूरे एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितनी बार ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्या बनाए? 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे मैं आपको एक बात, आप कभी घड़ी में प्रैक्टिकल करने का मौका मिले तो करके भी देख सकते हैं, या आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि घड़ी का 24 घंटे में घड़ी का जो ये सुइयां है वो कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे आप याद रखना कि ये याद रखने की चीज है, इसको आप कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। याद क्या रखना है? सिंपल ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 2 मिनट में 1 मिनट में, इससे भी कम समय में क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करना है हमें? क्या होता है कि घड़ी की जो ये सुइया होती है वो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। परंतु क्या होगा कि उस बीच में, उस पूरे 24 घंटों के बीच में 4 बार, कितनी बार? 4 बार ऐसा समय आता है जिस जिस टाइम पे वो घड़ी की सुइया जो है वो उन 2 घंटों के बीच में केवल 3 ही बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसके अलावा वो नहीं बनाती है। कौन कौन सा समय आएगा मैं आपको बता दूं कि घड़ी में जब सुबह के, यानी कि ये 12 से हमारा ये घड़ी चल रही है 1 2 से 6 और 12 की तरफ, है ना। तो जब 2 बजेंगे ना
2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में वो केवल 3 ही बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सिमिलरली 8 बजे से 10 बजे के बीच में, 8 बजे से 10 बजे के बीच में भी वो 3 ही बार क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि घड़ी की जो सुइयां होती है वो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 घंटे में 2 बार बनाती है। बट क्या होता है कि ये जो 2 घंटे बीच में जो आते हैं, 2 से 4 का समय और 8 से 10 का समय, उस समय में वो उन पूरे समय के अंदर केवल 3 ही बार वो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब 2 से 4 का समय जो कि क्या होने वाला है, सुबह का 12 से 1 बजे के बाद ये जो रात्रि की सुबह जो होती है उस सुबह का समय, और 8 से 10 का समय, इस समय भी वो 3 ही बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, जो कि ये सुबह का समय है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वापस से 12 बजे बाद दोपहर का समय आएगा। दोपहर के समय के बाद फिर से 2 से 4 का समय आएगा। तो दोपहर के समय फिर से 2 से 4 का समय आएगा, जिसमें वो फिर से 3 बार ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और फिर रात का समय फिर से आएगा, जो रात का समय आएगा वहां पे भी वो 8 से 10 के बीच में केवल 3 ही बार बनाएगी। तो इसका मतलब टोटल हमारे ये घंटे कितने होने वाले हैं, 2 घंटे तो यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे, 4 और यहाँ पे भी 4, यानी कि 8 घंटे तो ऐसे हो गए। इन 8 घंटों में वो केवल 3, 3, 6 और 6, 12, केवल 12 ही 90 डिग्री के एंगल बनाती है। कितने, 12 ही 90 डिग्री के एंगल बनाती है ना। तो टोटल घंटे हमारे कितने होते हैं, टोटल घंटे कुल घंटे होते हैं, कुल घंटे हो गए 24। कितना हो गए, 24। तो 24 में से ये 8 निकाल दो, 24 में से हम 8 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 16 घंटे। तो 16 घंटे में वो कितने, 16 घंटे में वो कितने 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 16 घंटे में तो 1 घंटे में बनाती है 2 बार, 16 घंटे में हो गए 16 × 2 यानी कि 32। और हमने देखा था इन 8 घंटों में वो कितना बना रही है, इन 8 घंटों में वो बना रही है 12, 8 घंटों में वो बना रही है 12। तो कुल 24 घंटों में कितने हो जाएंगे, 24 घंटे में हो गया आपके 44, यानी कि पूरे दिन में 24 घंटों में एक घड़ी की सुई जो है वो 44 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितनी बार बनाती है, 44 बार। बस इस क्वेश्चन को ना हम ऐसे आप अगर, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन करके दिखा दिया, बट आप थोड़ा सा सोच के दिमाग लगा के ही देखेंगे तो मुंह जुबान इसका आंसर इजीली। बट आपको याद क्या रखना है, याद यही रखना है कि 1 घंटे में 2 बार बनाती है, बट बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है 2 से 4 का और 8 से 10 का, जिसमें वो केवल 3 बार ही समय बनाती है। ऐसा क्यों होता है वो भी देख लीजिए आप। जब 2 बजे यहाँ पे रहेगी सुई इस तरह से, तो अभी तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, लेकिन जब वो घूम के वापस आएगी ना, तो एक बार तो जब ये कांटा जो है मिनट वाला वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं, और 2 का यहाँ कहीं होगा, तब 90 डिग्री का बना देगा। उसके बाद जब वो वापस से आएगी ऊपर, जब वो वापस से ऊपर आएगा तब तक क्या होगा, 3 बज चुकी होगी, तब तक 3 बज चुकी होगी। तो 3 बजे यानी कि 3 बजे यहीं पे वो 90 डिग्री का एंगल बना देगी। फिर 3 से 4 के बीच में एक बार बनाएगी, तो टोटल 2 से 4 के बीच में कितना बना, केवल 3 ही एंगल बने, 3 ही 90 डिग्री का एंगल बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फिर से निर्देश दे रखा है कि प्रश्न संख्या 7 से 10 जो है उसको हमें निर्देशों के आधार पे करना है। क्या दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में कथन 1 और 2 के बाद निष्कर्ष 1 और 2 लिखा गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है और हमें बताना है कि दिए गए 2 कथनों के आधार पर तर्क संगत क्या है ना। तो अगर जो भी निष्कर्ष सही है उसके आधार पर हमें ये करना है, अगर निष्कर्ष 1 सही है तो ए, 2 सही है तो बी, अगर दोनों सही है तो सी और 1 भी सही नहीं है तो डी पे टिक करना है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कथन दिया गया है सभी पंखे घड़ियां हैं। सभी पंखे क्या हैं, घड़ियां हैं, यानी कि हम यहाँ पे ये एक सर्कल बना देते हैं पंखों के लिए, और ये सारे के सारे पंखे जो हैं वो क्या है, घड़ियां हैं। सारे पंखे क्या है, घड़ियां हैं। कुछ घड़ियां काली हैं, और भी बोल रहा है कि कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो काली है। तो मान ले कि ये कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो काली हैं। अब निष्कर्ष क्या बता रहा है, सभी घड़ियां पंखे हैं। क्या सभी घड़ियां, क्या ये सभी घड़ियां पंखे हैं, नहीं है। ऐसी कुछ घड़ियां यहाँ पे हैं जो पंखे नहीं है। इसका मतलब ये तर्क, ये निष्कर्ष हो जाएगा गलत। कुछ पंखे काले हैं, क्या कुछ पंखे काले हैं, हमें कुछ बोला गया है कि केवल इतना ही बोला गया है कि कुछ घड़ियां काली है, लेकिन पंखों के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, पंखा एक भी काला नहीं है। ये तर्क निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब दोनों निष्कर्ष अगर गलत है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ना तो एक सही है, एक व दो दोनों गलत, एक और दो दोनों क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
कथन कह रहा है सभी घास वृक्ष हैं, सभी घास वृक्ष हैं, ये आगे सभी की सभी घास और ये सारी घास जो है वो वृक्ष है। इसका मतलब वृक्ष के अंदर आगे हमारी सारी की सारी घास, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है। ये पूरा यहाँ पे जितने भी वृक्ष है ना वो कोई भी वृक्ष झाड़ी नहीं है। इसका मतलब झाड़ियां कहीं कहीं अपने आप में क्या है, अलग ही है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कोई घास झाड़ी नहीं है, कोई भी घास, ये वाली जो हमारी घास है ये कोई भी घास झाड़ी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी घास झाड़ी नहीं है। तर्क हमारा जो निष्कर्ष हमारा जो एक है वो बिल्कुल ही सही है। कुछ झाड़ियां घास है, क्या बोल रहे हैं, कुछ झाड़ियां जो है वो घास है, हो ही नहीं सकता, झाड़ियां अपने आप में क्या है, अलग है। तो इसका मतलब तर्क निष्कर्ष दो जो है वो हमारा गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक हमारा राइट है। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन दिया गया है कुछ लड़के चोर हैं, यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो क्या है, चोर हैं, और कुछ लड़के विद्यार्थी है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक लड़कों का समूह है, पूरा के पूरा एक लड़कों का समूह है जिसमें कुछ लड़के जो है वो तो क्या है, चोर है। ये कुछ लड़के जो है वो है चोर और कुछ लड़के विद्यार्थी है, ये हो गए कुछ लड़के जो है आपके विद्यार्थी। निष्कर्ष क्या बता रहा है, कुछ डाकू लड़के हैं, कुछ डाकू लड़के हैं। हमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया कथन में कि कोई भी डाकू लड़का है या कोई लड़का डाकू है, कुछ नहीं कहा गया, ये निष्कर्ष हो जाएगा गलत। सभी डाकू लड़के हैं, सभी डाकू लड़के हैं, हमें कथन में कहीं ऐसा नहीं किया गया, डाकू का कोई हमारा जिक्र ही नहीं आया। ये वाला कथन भी आपके क्या हो गया, सॉरी ये वाला निष्कर्ष भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर से ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ना तो कथन निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों गलत हैं। निष्कर्ष एक व दो दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कथन है कोई भी आदमी गधा नहीं है। ये तो अच्छी बात है, कोई भी आदमी गधा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहे हैं हमारे आदमी और यहाँ पे आ रहे हैं गधा, और ये हो गए आदमी। अब क्या बता रहा है, राहुल आदमी है, राहुल जो है वो क्या है, आदमी है। इसका मतलब आदमियों के अंदर एक और सर्कल है जो क्या है, राहुल है। अब क्या बोल रहा है, राहुल गधा नहीं है, कौन सी बात है, राहुल गधा नहीं है, वो क्या है, आदमी है, यहाँ कहीं आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारा सही निष्कर्ष, सभी आदमी राहुल है, सभी आदमी क्या है, राहुल है। तो सभी आदमी राहुल है, हमें इसका कथन में ऐसा कोई जिक्र दिया नहीं गया कि सभी आदमी राहुल है कि नहीं है, तो इसका मतलब नहीं हो सकता। हाँ अगर दिया होता, यहाँ पे संभावित, हम संभावित बात करें अगर, तो क्या हो सकता है कि मान लो राहुल जो हो तो सभी आदमियों में सभी आदमियों का नाम राहुल हो, तो हो सकता था कि सभी आदमी राहुल हो। बट हमें कथन में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि सभी आदमियों का नाम राहुल है या क्या कुछ है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमें कथन में कुछ दिया नहीं, इसका मतलब सभी आदमी राहुल नहीं है, सभी आदमी राहुल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ये हमें कहीं ऐसा दिया नहीं कि इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हो सके अगर कि सभी आदमियों का नाम ही हम राहुल रख दे, है ना, तो हो जाएगा सभी आदमी राहुल, ये भी तो संभावित है। तो इसका जो ये निष्कर्ष है वो गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, निष्कर्ष केवल, केवल एक सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रत्येक आकृति में विभिन्न, यानी कि एक प्रश्न दे रखा है, विभिन्न अंकों का समूह है, यह कल्पना कीजिए कि प्रत्येक समूह किसी निश्चित पैटर्न से चल रहा है। ये प्रत्येक समूह जो है वो किसी निश्चित पैटर्न से चल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का छूटा हुआ अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम समूह क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम एक समूह हमारा ये बन रहा है, एक समूह ये बन रहा है, एक समूह यहाँ पे बनेगा और एक समूह बन रहा है आपके ये वाला। अब क्या करना है, हमें इन समूहों में हमें संबंध फाइंड आउट करना है। क्या करना है, संबंध फाइंड आउट करना है। अगर आप इन सारे समूहों की जो बीच वाली टर्म है 1, 27 और 64 उनको देखो, है ना, तो कहीं ना कहीं हमें पहले भी पिछली क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पे हमें 27 और 64 जैसे कुछ आंकड़े मिले थे। तो हमने क्या देखा था कि 27 जो है उसका घनमूल क्या होता है,
27 का घनमूल होता है क्या हो जाएगा 3। 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3 और 64 का घनमूल क्या होता है 4 होता है। अब देखते हैं हम कि यहाँ क्या रिलेशन संबंध फाइंड कर पा रहे हैं हम। 7 में से हम 3 को घटाते हैं, 7 में से हम 3 को घटा दे तो क्या आएगा 4 और इस 4 का हम कर दे क्यूब, 4 का हम कर दे क्यूब तो ये क्या बन जाएगा 64, यानी कि 4 का क्या कर रहे हैं घन कर रहे तो ये बन जाएगा 64। फिर बात करते हैं हम 4, 5 और 1 की। अगर हम 5 में से माइनस करें 4 को क्या आएगा 1 और 1 का हम क्यूब करते हैं तो ये क्या आ जाता है 1। फिर हम बात करते हैं 18 माइनस 8 की, 18 माइनस सॉरी 11 माइनस 8 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 11 माइनस 8 करेंगे ये आ रहा है आपके 3 और 3 का करेंगे क्यूब तो ये आ जाएगा 27। यानी कि हो क्या रहा है दो संख्याएं जो है उसको माइनस कर उनका अंतर निकाला जा रहा है, अंतर निकाल के उसका क्यूब किया जा रहा है। तो हमारी जो अगला हमें जो क्वेश्चन मार्क जो दे रहेगा उसका निकालना है, करेंगे हम 8 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 6 और 6 का हम करेंगे क्यूब तो वो आ जाएगा आपके 216। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सीधा सा आंसर 216। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस संबंध निकालो क्वेश्चन का आंसर ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम शब्द का चयन करना है क्या हो जाएगा जनवरी मार्च और जुलाई और एक यहाँ पे दे रखा है जून। अगर ध्यान से देखें हम और हम इसको महीनों के जो डेज होते हैं एक एक पर्टिकुलर महीने के डेज उस पर अगर हम जाए तो जून जो होता है वो एकमात्र इन चारों में से एकमात्र ऐसा महीना है जो 30 दिनों का होता है। बाकी ये तीनों जो है वो कितने दिनों के होते हैं 31 दिनों के। यानी कि हमारा तपती जलती गर्मी का जो मौसम है यानी कि जो महीना है जून, वो जून क्या हो जाएगा इन सब में से विषम, वैसे ही बहुत ही विषम है जून का महीना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है रमेश कह रहा है। रमेश क्या कह रहा है वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। वह उसके भाई यानी कि उसका भाई ये हो गया रमेश का भाई, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता हैं यानी कि वो रमेश के भी पिता हो गए है ना, ये हो गए पिता। उसके पिता की इकलौती पुत्री, कैसी पुत्री है केवल इकलौती पुत्री है यानी कि इकलौती पुत्री का पुत्र है, उसका पुत्र है, ये हो गया इसका पुत्र। तो इसका मतलब हमें पता करना है कि इसका संबंध रमेश के साथ क्या होगा, तस्वीर वाले लड़के का रमेश के साथ संबंध क्या होगा। तो ये लड़का कौन हो गया उसकी बहन का लड़का और उसकी बहन का लड़का, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा उसका भांजा। सीधा सा आंसर निकल के आ रहा है क्या हो जाएगा वो उसका भांजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 5 विभिन्न मकान ए ई किसी एक पंक्ति में है, ए से ई किसी एक पंक्ति में है, ए बी के दाएं दाएं है और ई सी के बाएं है तथा ए के दाएं है, बी डी के दाएं है। कौन सा मकान मध्य में है, कौन दाएं बैठा है कौन बाएं बैठा है, कंफ्यूज करके रखते हैं फिर पूछते कि कौन कहाँ बैठा है। चलिए क्वेश्चन का फाइंड आउट करते, हमारा काम है यही है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हमें करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले ए से ई तक पंक्ति में बैठे हैं, ए जो है वो बी के दाएं है, ए जो है वो क्या है बी के दाएं में यानी कि दाया यानी कि राइट है, तो ये आ गया आपका बी और इसके दाएं आ जाएगा ए। फिर क्या क्या है ई जो है वो सी के बाएं है, ई जो है वो सी के तो बाएं है तथा ए के दाएं है, ए के हो जाएगा दाएं यानी कि ई जो है वो कहीं ना कहीं आ जाएगा ए के दाएं यानी कि यहाँ पे, और उसके क्या बोल रहा है कि सी के तो बाएं है, ई जो है वो सी के बाएं है यानी कि सी को आप यहाँ रखोगे तभी तो वो सी ई जो है वो सी के क्या होगा बाएं होगा। फिर क्या बोल रहा है बी जो है वो डी के दाएं है, बी जो है वो डी के दाएं है यानी कि डी आएगा आपके यहाँ पे, तो ये हो गया बी जो है वो डी के दाएं, ई जो है वो सी के बाएं, ई जो है वो सी के बाएं है ना तथा ए के दाएं तथा ए के दाएं। अब क्या बोल रहा है वो कि कौन सा मकान मध्य में है, दो इधर छोड़ दो दो इधर छोड़ दो, मध्य में आ गया ए, ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए। राज ने क्या किया मुकेश से ज्यादा अंक ले आया, तो यहाँ पे हमारा है राज और वो किससे ज्यादा लाया है मुकेश से, परंतु अंक प्राप्त किए लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने अंक प्राप्त किए हैं। तो प्रिया ने जो है वो राज से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये आ गई प्रिया। फिर क्या बोल रहे हैं प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। प्रिया ने गौरव और कविता से तो ज्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन गौरव ने
मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि गौरव आएगा मुकेश से भी नीचे। यहाँ आ गया आपका गौरव, और कविता जो है ना वो भी, अभी आप क्या बोल रहे हैं कि गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है। जो गौरव है उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है, इसका मतलब कविता जो थी वो कहीं ना कहीं क्या आ रही है, कविता आ रही है सबसे नीचे। अब क्या पूछ रहे हैं, अंकों की दृष्टि से घटते क्रम में जमाने पर कौन दूसरे स्थान पे आएगा, कौन आएगा दूसरे स्थान पे, राज आएगा। राज कहाँ बैठा है, सी में बैठा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक आदमी ने चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, सॉरी एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए, एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, कहने वाला कौन है, कहने वाला है हर्ष। क्या कह रहा है, उसकी माता मेरे, जो आदमी है यहाँ पे, जो आदमी है एक्स वाई जेड मान लेते हैं, उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है, यानी कि इसकी जो माता है वो हर्ष के पिताजी है ना, हर्ष के पिताजी की, हर्ष के पिताजी के पुत्र की पत्नी, हर्ष के पिताजी का पुत्र और उसकी पत्नी। उसके बाद ये क्या कह रहा है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ये भी कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इसका मतलब हर्ष के पिताजी का वह क्या है, एकलौता पुत्र है, वह क्या है, एकलौता पुत्र। और ये भी बोल रहा है कि पिताजी के पुत्र की पत्नी है, इसकी जो माँ है वो हर्ष के पिताजी के पुत्र की पत्नी, यानी कि ये जो होगी वो इसकी होगी पत्नी, क्या हो गई, पत्नी होगी। और ये तो इसके पिताजी है ही, और ये इसका हो गया है पुत्र। तो क्या हो जाएगा, वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, वह अपने ही पुत्र की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर इशारा कर रहा है, अपने ही पुत्र की। तो उसके पुत्र की ओर, उसने क्या किया, उसके पुत्र की ओर इशारा करके जो भी कोटेशन था वो उसने बताया, संबंध बताया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु को 110 में बेचने पर 12% की हानि होती है, उस वस्तु पर 8% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपयों में बेचा जाए। लाभ आने वाले सवाल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन या पूरा माना एक्स वैल्यू जो भी मान के करने जाएंगे बहुत लंबा चौड़ा होगा। जब भी आपको ये वाले लाभ हानि वाले सवाल देते हैं जिसमें हानि दे रखी है और लाभ भी दे रखा है ना कि कितना होने वाला है या कितना चाहिए, ऐसे जगह पे आपको क्या करना है, सीधे से सूत्र, इसके फॉर्मूलाज होते हैं वो फॉर्मूला याद रखने हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला समझना आपको। अगर आपको क्या निकलना है यहाँ पे कि उस वस्तु पर 8% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपयों में बेचा जाए, यानी कि हमें नया विक्रय मूल्य निकलना, क्या निकलना है, नया विक्रय मूल्य। तो नया विक्रय मूल्य बराबर हम फॉर्मूला लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है 12% की हानि हो रही है और यहाँ पे लाभ हो रहा है ना। तो जो 8% का लाभ है उसको हम 100 में तो इंक्लूड कर देंगे, क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या आएगा लाभ प्रतिशत बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत इंटू कर देंगे पुराना, जो पुराना विक्रय मूल्य है वो पुराना विक्रय मूल्य। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व करते हैं इसको। 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है, वो लाभ प्रतिशत दे रखा है 8 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत कितनी है 12 इंटू पुराना विक्रय मूल्य कितना है 110। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, 108 हो जाएगा, 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा 88 इंटू 110। 88 से 110 को हम 11 के टेबल से कटाएंगे, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 10, इन दोनों को 2 की टेबल से कटाएंगे 5 आएगा और 4 आएगा। 4 को हम 108 से कटाएंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 10, सॉरी 4 दूनी 8, बचे यहाँ पे 2, 4 7 28। तो हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी 4 7 27, तो आ रहा है 27 गुणा 5, 27 में 5 का गुणा करेंगे, 5 कैरी 3, 10 और 13, आगे आपका 135 रुपया। तो 135 रुपये में अगर आप उस वस्तु को बेचोगे तो आपको क्या होगा 8% का लाभ होगा। 135 रुपया कहा आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, क्या हो रहा है, उसका मूल्य जो 25% घट रहा है, इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल मूल्य प्राप्त हो जाए, यानी कि उसमें 25% तो घटाया गया है, उसके बाद ये बोला कि जो घटाया हुआ जो मूल्य है उसमें हम कितना और प्रतिशत बढ़ाए कि वो पहले जितना मूल्य वापस हो जाए ना। फिर से भाई प्रतिशत वाला जब आता है मूल्य घटाना बढ़ाना, यहाँ पे भी आपको याद रखना है। वैसे तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि 100 मान के चलते हैं, 100 में से 25% यानी कि 25 को घटा देते हैं, वो बन जाता है 75, फिर 75 का वापस से हम परसेंटेज निकालते हैं, तो वही चीज होगी 75 का हम क्या निकालेंगे, कितना परसेंट बढ़ाया जाए ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसका भी हम सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या देखेंगे,
कि बढ़ा हुआ मूल्य यानी कि पुराना मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र रहेगा हमारा जो दर दे रखी है, दर बटा 100 माइनस दर इंटू 100 तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रहेगा सूत्र, जिससे क्या आएगा हमारा, जिससे हमारा पुराना जो मूल्य था वही मूल्य वापस आएगा। क्या हो जाएगा, पुराना मूल्य जो था वही मूल्य वापस आएगा। तो दर कितनी है, दर है आपकी 25%, फिर 100 माइनस दर यानी कि 100 माइनस 25 इंटू 100 तो ये हो जाएगा आपके 25/75 इंटू 100। 25 से 75 कटेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रहेगा 3, 1/3 इंटू 100, इस 3 से फिर हम 100 को कट करेंगे तो ये आएगा आपके लगभग 33.33 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 33.1/3। क्या लिख सकते हैं, 33.1/3 प्रतिशत। कितना बढ़ा रहे हैं, प्रतिशत, यानी कि आपके ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, 33.1/3% बढ़ाओगे तो वो आ जाएगा आपका जितना पहले पुराना मूल्य था वो मूल्य वापस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि EAT को लिखा जा रहा है 22, 26 और 7 लिखा जाए तो LIP को कैसे लिखा जाएगा। EAT को लिखा जा रहा है 22, 26 और 7। अब देखते के लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, हम E को तो अब तक क्या लिखते आए हैं, E को लिखते आए हैं 5 और A को लिखते आए हैं T को लिखते आए हैं 19 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ से 22 कहाँ से आ गया और 26 कहाँ आ गया। घबराना नहीं है, क्या करेंगे हम, इसीलिए मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिख करके आपको समझाने के लिए कि क्या होगा, ई जो है उसका हम देखेंगे विपरीत शब्द, ई का विपरीत अल्फाबेट, यानी कि जिस तरीके से यहाँ से ई जितने नंबर पे आ रहा है उतने ही नंबर पे रिवर्स अगर काउंट करे तो ई कितने नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, तो रिवर्स काउंट करने पे कितना आएगा, 1 2 3 4 और 5, 5 पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, क्या आ रहा है बी, तो बी का नंबर सिस्टम क्या है, बी का नंबर क्या है, बी का नंबर आपके हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22। उसी तरह ए जो है वो क्या आ रहा है, सबसे नंबर 1 पे आ रहा है, तो लास्ट से हम देखेंगे जेड, क्या आ रहा है लास्ट से जेड, जेड का क्या, वैसे तो आता है 26, तो आ रहा है हमारे यहाँ पे 26 है ना, तो क्या किया इसने, इसको हमने EAT को क्या करके लिखा है, EAT जो है उसको विपरीत करके लिखा है, यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है जेड, और टी का विपरीत क्या लिखा है, टी कितने पे आ रहा है, टी आ रहा है आपके 14 हो गया, ये 15 16 17 18 19 और 20, टी कितने पे आ रहा है 20, तो विपरीत में 20 गिनेंगे, तो विपरीत में 20 गिने तो यहाँ तक तो होते 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी कि जी, तो जी कितने पे आ रहा है, जी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7 पे, जी आ रहा है 7 पे, तो यही आया, बी का 22, जेड का 26 और जी का 7, तो क्या करके लिखा है, विपरीत करके लिखा है। तो हम भी देख लेते हैं, हमारे LIP जो है उनके विपरीत निकालते हैं और फिर क्या हो जाएगा उसका हम नंबर लिख लेंगे। तो एल का विपरीत क्या होगा, ये हो गया आपके एल आई और पी, एल का विपरीत निकालो, एल आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पे, यानी कि यहाँ पे आ रहा है, तो भाई आपका उसका विपरीत क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा ओ, और ओ कितने पे आ रहा है आपके, ओ आएगा 15 पे, ये एल का विपरीत हो गया ओ, और ओ आ रहा है 15 पे। देखते हैं आई, आई का विपरीत क्या आएगा, आई का विपरीत, आई का विपरीत आएगा आपके 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे आ रहा है आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पे आ रहा है आर, तो आर का क्या हो जाएगा 18, आर का क्या हो जाएगा 18, तो ये आ गया आर, जिसका हो रहा है आपके नंबर 18। पी का विपरीत, पी का विपरीत देखेंगे, पी रहा ये, और पी का विपरीत हो जाएगा आपके के, और के का नंबर कितना आएगा, के का नंबर आएगा 11, ये हो गया के, और के का नंबर आ रहा है कितना 11, तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है 15 18 और 11, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहन की आयु शाम से 4 गुना है, मोहन की जो आयु है वो शाम से 4 गुना है, माना शाम की आयु मान ली हमने x, शाम की आयु क्या है x है, तो मोहन की आयु क्या हो जाएगी, मोहन की आयु 4 गुना यानी कि 4x, दोनों की आयु का अंतर 9 है, आयु का अंतर यानी कि 4x माइनस x बराबर 9, तो 3x बराबर हो गया 9, x बराबर हो गया 9/3, तो आंसर आ गया आपका 3, x की वैल्यू तो आ गई 3, पूछा किसकी वैल्यू है, मोहन कितने वर्ष का होगा, तो मोहन की आयु क्या है हमारे 4x है ना, तो हम क्या करेंगे 4x है मोहन की आयु, तो 4 इंटू हो गया x की वैल्यू 3 रख देंगे, 4 इंटू 12, मोहन की आयु होगी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्देश है 21 से 25 क्वेश्चन के लिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में चिन्ह के बाएं चिन्ह दे रखा है समानुपात का, के बाएं तरफ दोनों पक्षों के मध्य तर्क को पहचानिए। वही तर्क प्रत्येक प्रश्न के चिन्ह जो अनुपात समानुपात है के दाएं तरफ वाले दोनों पक्षों में लिखा है। ये वही क्वेश्चन जो हम पिछली क्लास में करते आए हैं। जो संबंध हम यहाँ पे फाइंड करें वही संबंध हमें क्या करना है वहां पे फाइंड करना है। देखते हैं हम क्या हो रहा है। ए जो है वो जेड बन रहा है और सी जो है वो क्या बन रहा है एक्स बन रहा है। देखना यहाँ पे फिर से वही जो मैंने अभी बताया था विपरीत वाला, ए का अपोजिट यानी कि ए का विपरीत जेड। ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर 1 पे, पीछे से स्टार्ट किया नंबर 1 पे जेड। फिर सी का अपोजिट एक्स, जो सी है आगे से स्टार्ट करेंगे नंबर 2 पे आएगा, तो सी का उसका विपरीत पीछे से स्टार्ट करें क्या आ रहा है एक्स आ रहा है। ई का अपोजिट, ई को 1 2 3 4 5 यानी कि 5 नंबर पे 1 2 3 4 और 5 उसका अपोजिट वी बन रहा है। तो उसी तरह हमें एफ एच और जेड का निकलना है। एफ क्या देखते हैं, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 पे आ रहा है एफ है ना। यहाँ से पीछे से काउंट करेंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6 आएगा हमारा यू। क्या आना चाहिए पहले यू आएगा। एच देखते हैं हम, ई के बाद 1 2 और 3, यू के बाद देखो 1 2 और 3 आएगा आर, तो हो जाएगा यू और आर, आर ही आएगा। उसके बाद क्या है एच ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे, सॉरी यहाँ पे आएगा एस, आपके आर की जगह आएगा एस। फिर बात आ रही है जे की, तो जे जहां आ रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पे आ रहा है तो 10 पे हम लेके आते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या आएगा आपका क्यू आएगा। क्या आएगा क्यू, तो ये बन गया यू एस क्यू। ऑप्शन नंबर डी यू एस क्यू बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही वाला है अनुपात समानुपात वाला। देखते हैं हम इसमें क्या जा रहा है। इसमें हो रहा है डी से जा रहे हैं डी तक, यानी कि कितना प्लस हो रहा है डी से सी और डी यानी कि 2 प्लस हो रहा है। वाई से जा रहा है डब्ल्यू, वाई से डब्ल्यू यहाँ क्या हो रहा है डब्ल्यू एक्स वाई। अगर हम देखें अल्फाबेट्स में तो डब्ल्यू एक्स और वाई, यानी कि वाई से डब्ल्यू जाने पे क्या हो रहा है माइनस के 2 हो रहा है। क्या हो रहा है -2। फिर बात करते हैं डब्ल्यू और यू के है ना, यू डब्ल्यू वी है ना, क्या हो रहा है यू वी और डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू, तो यहाँ फिर से हो रहा है -2। तो एक बार तो हो रहा है +2, फिर 2 बार हो रहा है -2, तो हम क्या करेंगे एफ से +2 जाएंगे, एफ से +2 जाएंगे तो क्या आएगा आपके एफ से +2 जाने पे जी और एच, क्या आएगा +2 जाने पे आएगा एच। यू से जाए हम वापस -2 पे, तो यू से -2 पे जाने पे क्या आएगा आपके, तो वो आ जाएगा आपके टी, क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, एस टी यू, एस टी यू होता है, इसका मतलब ये आ जाएगा एस। और एस से वापस जाएंगे, एस से वापस जाएंगे -2, एस से वापस -2 करेंगे तो वो आ जाएगा आपके क्यू। क्यू के बाद आर एस है ना, आर एस यानी कि वापस आने पे क्या आ रहा है क्यू आएगा, तो इसका मतलब एच एस क्यू, एच एस क्यू क्या आ रहा है आपके ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम ओ आर ई उसको लिखा जा रहा है एन एन एस डी, क्या हो रहा है इसके अंदर चेक करते हैं एक बार हम। एम ओ आर और ई, क्या लिखा है इसको एन एन एस और डी। एम से एन, एम से एन प्लस किया जा रहा है 1, ओ से एन, ओ से एन यानी कि -1, आर से एस +1 और ई से डी -1 किया जा रहा है। सिमिलरली हमें करना सी आर ए डब्ल्यू के लिए कर देते हैं हम सी आर ए डब्ल्यू। सी से करेंगे हम +1 किया हो जाएगा डी, आर से करेंगे हम -1, तो आर से -1 करने पे क्या होगा क्यू। ए से करेंगे हम +1 हो जाएगा आपके +1 करने पे बी, और डब्ल्यू से करेंगे हम -1, डब्ल्यू से -1 करेंगे ये आ जाएगा आपके बी। डी क्यू बी वी, डी क्यू बी वी, ये हो गया आपके डी क्यू बी वी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एम ओ एन के वाई मंकी, मंकी को क्या लिखा जा रहा है एक्स डी जे एम एन एल। ध्यान से देखना एम ओ एन के वाई बचपन में पढ़ाया जाता है, एम ओ एन के ई वाई क्या हो रहा है मंकी, और इसका क्या आ रहा है एक्स डी जे एम एन और एल। क्या एम और एक्स का कोई रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम, ओ और डी का, एन और जे का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सीधा सा संबंध है, बस देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम
जो मंकी का जो पहला अल्फाबेट है उसको हमें देखना है, दूसरे उसका जो कोड दे रखा है उसके लास्ट अल्फाबेट से एम और एल क्या हो रहा है यहाँ पे -1, क्या हो रहा है -1, ओ से फिर क्रॉस करेंगे हम एन तक, वहां पे भी हो रहा है -1, एन से एम -1, के से जे, जे के एल यहाँ पे फिर से हो रहा है -1, ई से डी -1 और वाई से एक्स -1, सब में -1 ही हो रहा है, बट किस तरीके से हो रहा है क्रॉस में हो रहा है, क्या हो रहा है क्रॉस में। चलिए आ जाते हैं अपने टाइगर पे, TIGER करेंगे हम क्रॉस में, टी का क्रॉस में क्या हो जाएगा -1 करेंगे तो बनेगा उसका एस, आई का हम -1 करेंगे तो क्या बनेगा एच, जे का हम -1 करेंगे तो क्या बनेगा एफ, ई का -1 बन जाएगा डी और आर का -1 बन जाएगा क्यू, तो क्या बन रहा है क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ, क्यू डी एफ एच और एस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। 25 क्या बोल रहा है CIGARETTE सिगरेट, इसका दे रखा है कुछ कोड में दे रखा है, चलिए हम इसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। CIGARETTE, अब देखते हैं क्या बनाया है इसका, GIC बनाया है, GICERAE और टी। अगर गौर से देखें हम इसको 3-3 का पैर बना दें, हमने बना दिया इसका 3-3 का पैर है ना, क्या हो रहा है जी जो है इस 3 के पैर में, केवल इस 3 के पैर में जी आगे जा रहा है सी पीछे आ रहा है, जी आगे और सी पीछे बन रहा है, बीच वाले पैर में ए को फिर क्रॉस कर दिया यहाँ से और ई को क्रॉस कर दिया, मतलब ये वाला पैर में, और इसमें भी सिमिलरली ई को ले आए आगे और टी को कर दिया पीछे, बना देते हैं हमारे वाला डायरेक्शन DIRECTION, 3-3 के पैर बना लो, पैर बना के इसका कर दो क्रॉस, ये हो जाएगा RID, ये बन जाएगा आपके TCE और ये बन जाएगा NOI, RID TCE और NOI। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि हवा को बोला जाए हरा, हरा को नीला, नीला को बोला जाए आकाश, है ना, आकाश को पीला, पीला को पानी, पानी को गुलाबी कहा जाए तो खुले साफ आकाश को क्या कहा जाएगा। जो खुला साफ आकाश होता है उसको तो हम कहते हैं नीला, क्या कहते हैं खुला साफ आकाश जो होता है वो किस कलर का होता है नीले कलर का, और नीला को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नीला को बोला जा रहा है आकाश, यानी कि हम खुले साफ आकाश को घुमा फिरा के वहीं लेके आते हैं और बोल देते हैं आकाश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, किसी निश्चित कोड में 786 जो है उसको लिखा जा रहा है स्टडी वेरी हार्ड, उसी तरह 958 को लिखा जा रहा है हार्ड वर्क पेज, और 645 को लिखा जा रहा है स्टडी एंड वर्क कहा जाए तो वेरी के लिए क्या कोड होगा। हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, वेरी के लिए, इस वाले वेरी के लिए हमें कोड फाइंड आउट करना है, और ये जो वेरी है वो केवल एक ही कोड में आ रहा है, उसके अलावा किसी और कोड में हमें दिया गया नहीं है, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करेंगे जो जो भी वर्ड है वो कॉमन आ रहे हैं उन कॉमन को देखते हैं कि यहाँ से जो कॉमन है उस वर्ड के लिए हम कॉमन कोड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले देखते हैं हमारा वेरी यहाँ पे है ना, तो हम स्टडी और हार्ड का जो उसका कोड है वो फाइंड आउट कर ले तो हमारा वेरी का ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखते हैं स्टडी एक आ रहा है यहाँ पे और स्टडी एक आ रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6, तो क्या हो जाएगा 6 तो बन गया आपका स्टडी के लिए। फिर बात करते हैं हार्ड की, हार्ड को एक आ रहा है इसी में और दूसरा हार्ड आ रहा है यहाँ पे ना, हार्ड के लिए इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको, यहाँ से दिख रहा है 8 और यहाँ से भी दिख रहा है 8, यानी कि 8 हो गया आपका हार्ड का, तो इसके अंदर 8 को भी हमने कर दिया हार्ड के लिए। 85 बचा कौन, वेरी के लिए बचा ओनली 7, 7 आ गया आपका वेरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी 7, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जब भी ऐसे कोड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी आया था, बस हमें कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल के उसका कोड निकाल देना है, आराम से फाइंड हो जाएगा। अब क्या बात कर रहे हैं, यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2023 को क्या वार होगा। पूछ रहे हैं कि एक साल पहले इसी तारीख को क्या वार होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इसमें कि जो एक साल है उसे हम पता करेंगे उसमें दिनों की संख्या कितनी थी,
दिनों की संख्या पता चल जाए तो हम उसको सप्ताह की संख्या फाइंड आउट कर लेंगे, और सप्ताह निकलने के बाद में कितने दिन ज्यादा बच रहे हैं, है ना, क्योंकि सप्ताह निकलने के बाद में दिन भी कुछ एक दो या कुछ शेष बचेंगे। अगर दिन शेष बच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस वार से पीछे गिनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2004 से 2003 की ओर जा रहे हैं ना, तो जो हमारा वार है उस वार से हम पीछे की तरफ उतना ही दिन चले जाएंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिनों की संख्या कितनी होगी वो फाइंड आउट करने के लिए हमें लीप ईयर है या सामान्य ईयर है वो पता करना है। वो कैसे पता करते हैं? वो पता करते हैं हम 2003 में या उस सन में 4 का भाग देके, तो भाग देते हैं हम 2003 में 4 का। अगर यहाँ पे शून्य आता है तो वो लीप ईयर है, यानी कि 366 दिन का। और अगर शून्य नहीं आता है और कोई शेषफल बचता है, शेषफल बच रहा है, इसका मतलब वो हो जाएगा सामान्य ईयर। 4 का भाग देते हैं, 5 बार जाएगा 20, ऊपर से आया 0, आया 3, तो इसका मतलब क्या बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है यहाँ पे 3, और 3 बच रहा है, इसका मतलब ये है आपका सामान्य ईयर। और सामान्य ईयर है तो इसमें दिनों की संख्या कितनी है? दिन हो गए 365 दिन। अब दिनों की संख्या आ गई 365, तो हम यानी सप्ताह की संख्या निकाल लेते हैं। सप्ताह की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देते हैं 7 का भाग, आ जाएगा आपका टोटल बनेंगे आपके 35, यानी कि 5 बार जाएगा 35 आएंगे। यहाँ से बचेगा 1, 15 आ रहा है, और 7 की टेबल बोलेंगे 2 बार तो 14 आ जाएंगे। 14 आने के बाद में 1 बच जाता है। क्या बच जाता है? 1 बच जाता है। तो 52 तो हो गया आपके वीक, और 1 हो गया दिन। क्या हो गया? 1 हो गया दिन। क्या है हमारे 52 सप्ताह और 1 दिन, यानी कि 1 दिन जो है वो बच रहा है। अगर हम यहाँ से 2004 से 2003 की तरफ पीछे जाए है ना, तो टोटल 52 सप्ताह, यानी कि हम जो 52वां सप्ताह जो पीछे का होगा वहां पे हम कहाँ पहुंच जाएंगे? फिक्स रविवार पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? रविवार पे। और रविवार के बाद 1 दिन और बच रहे हैं। क्या बच रहा है? 1 दिन और। तो हम रविवार से पीछे की तरफ 1 दिन और जाएंगे, जो आ जाएगा आपका शनिवार। तो ये 1 दिन और बच रहा है, उसके लिए आ गया आपके पास शनिवार। तो 15 जनवरी 2003 को समझना है यहाँ पे 52 सप्ताह हम पीछे गए हैं ना, 52 सप्ताह पीछे जाएंगे तो आएगा आपके 14 जनवरी 2003 आएगा, है ना, 2003। और हमें किसका चाहिए? सॉरी, 14 जनवरी नहीं आएगा, ये आएगा आपके 16 जनवरी। क्या आएगा? 16 जनवरी। और हमें किस जनवरी का चाहिए? 15 जनवरी का। तो 1 दिन और पीछे जाएंगे तो 15 जनवरी को आपके आ जाएगा शनिवार। इस दिन को तो आ रहा है आपका रविवार। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश है प्रश्न 29 से 31। निम्नांकित प्रश्नों में 4 में से 3 एक जैसे हैं। 4 में से 3 एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा है जो समूह में नहीं आते? दे रखा है तोता, कोयल, गिद्ध और हंस, है ना। तो अगर ध्यान से देखें हम तो गिद्ध जो है वो होता है मांसाहारी। कैसा होता है? मांसाहारी। और गिद्ध, तोता, कोयल और जो हंस है वो मरे हुए जीव जंतु को नहीं खाते। हाँ, कोयल जो है वो कीटों को खा लेती है, बट उसको हम, अगर हमारा जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसके अनुरूप देखने की कोशिश करें तो हमें केवल गिद्ध ही ऐसा दिख रहा है जो मांसाहार करता है, उसके अलावा और कोई मरे हुए जीव जंतु को नहीं खाता है ना। इसका मतलब आपका जो इस ग्रुप समूह से बाहर है वो हो गया आपके गिद्ध। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र, है ना। अगर ध्यान से देखें तो गुजरात, केरल और महाराष्ट्र ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा जो है वो समुद्र तट से लगती है। गुजरात की भी, केरल की भी और महाराष्ट्र की। लेकिन हरियाणा जो है उसके चारों ओर क्या है? चारों ओर भूमि है, वो उसकी कोई भी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो 3 चारों में क्या है? सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आलू, धनिया, अदरक और प्याज। यहाँ पे आलू, धनिया और सॉरी आलू, अदरक और प्याज जो है वो हो गया आपके भूमि के अंदर, जमीन के अंदर उगने वाले, जमीन के अंदर उगने वाले। लेकिन धनिया जो है वो क्या होता है? जमीन के बाहर उगता है ना। तो इसका मतलब धनिया आपके इस समूह से क्या हो गया? बाहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से निर्देश दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 32 से 35 के लिए। निम्नांकित प्रश्नों में अंकों के विषम युगों को पहचानना है। यहाँ पे अंक दे रखे हैं, उसके विषम युगों को युग्म को हमें क्या करना है? पहचानना है। सबसे पहले देखते हैं 140 और 145 दे रखा है ना। क्या करेंगे हम? माइनस करके देखते हैं 140 और 145 का कितना आएगा? 95, है ना। यहाँ से 110 और 135, बट ये जो माइनस करने वाला जो है ना वो आपके जमेगा नहीं। एक बार देख लेते हैं क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे विषम युग दे रखा है। एक बार माइनस करके देखते हैं, प्लस करके देखते हैं, देखते हैं उसके अलावा भी क्या कुछ और हो रहा है।
यहाँ पे हो जाएगा आपके 90, यहाँ पे भी हो जाएगा आपके, सर यहाँ 90 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपके 75, यहाँ हो जाएगा 90, और यहाँ हो जाएगा आपके 65, 55, है ना। तो क्या यहाँ पे हमें कोई संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, एक और तरीका यूज करेंगे। वो तरीका क्या रहेगा, हम करते हैं 45 का डबल, 45 का डबल करेंगे, सॉरी 45 का 3 गुना करेंगे, यानी 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, आएगा आपके 135, 135 में करेंगे 5 तो आएगा 140। सिमिलरली 35 का करेंगे हम 3 गुना, 35 का किया 3 गुना, क्या आएगा 105, 105 में करेंगे 5 प्लस आएगा 110, 30 को करेंगे हम 3 से गुणा, आएगा 90, 90 में कितना प्लस करते हैं, 10 प्लस करते हैं, तब जाके आता है आपके, तो 25, 25 में करेंगे 3 का गुणा, आएगा 75, 75 में प्लस करेंगे 5 तो आएगा आपके 80। यहाँ पे विषम युग्म कौन सा आ रहा है, विषम युग्म आ रहा है ये वाला, ये वाला आ रहा है आपके विषम युग्म, जिसमें किया जा रहा है 10 को प्लस किया जा रहा है, बाकी सब में किया जा रहा है 5 को प्लस, यानी कि ऑप्शन सी हो गया आपका विषम युग्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 133 और 98, 133, 98, 150, 115, क्या रिलेशन फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे करके देखते हैं, माइनस माइनस करके देखेंगे, तो ये आएगा आपके 35, 150 में से 15, 35 आएगा, 182 में से आप 40 को निकालोगे तो ये आएगा आपके लगभग 142, 188 में से 153 को निकालोगे तो आएगा आपके 35, तो 3 तो आ रहे हैं 35, लेकिन यही एक है जिसमें आ रहा है आपके डिफरेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 और 96, 13 और 17 है ना, 12 और 96, 12 और 96 का क्या संबंध होगा, 12 के टेबल बोलते हैं, 96 कितनी बार में आते हैं, 8 बार, 13 और 17, 13 की टेबल कितनी बार बोले है ना कि 117 आ जाए, 13 की टेबल हम 9 बार बोलेंगे तब जाके आएंगे 117, 15 की टेबल 8 बार बोलो 120 आ जाएगा, 16 की टेबल 8 बार आ जाएगा आपका 128, है ना। तो यहाँ से फिर से भिन्न कौन हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है आपका 13, 119, ऑप्शन बी, इसमें क्या आ रहा है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्या पूछ रहा है, 15 और 45 है, क्या है 15, सॉरी 15 और 46, 12 और 37, 9 28 और 8 33, क्या करेंगे हम, 15 में 3 का गुणा करके देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई 3 होगा आपके 45, 45 प्लस 1 46, 12 मल्टीप्लाई 3 36 प्लस 1 37, 9 मल्टीप्लाई 3 27 प्लस 1 28, 8 मल्टीप्लाई 3 24 प्लस 3 सॉरी प्लस 1 25, तो यहाँ पे हमारा 25 हो रहा है, जो कि हमें चाहिए कितना 33 चाहिए, तो 33 करने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना होगा, हमें इसमें करना होगा 4 और 3 7 को ऐड करेंगे तब जाके ये 33 बनेगा। तो इसीलिए यहाँ सब में हम कर रहे हैं प्लस 1 और यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है प्लस 7, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा रॉन्ग आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, महाविद्यालय का विद्यार्थी से जो ही संबंध है वही संबंध अस्पताल का किससे है, महाविद्यालय में विद्यार्थी क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो महाविद्यालय में जाते हैं विद्यार्थी, तो अस्पताल में कौन जाएगा, रोगी जाएंगे अपने इलाज के लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, सिग्नल का संबंध ट्रैफिक से, सिग्नल क्या करता है, ट्रैफिक को रोक के रखता है, उसी तरह हमें बताना है कि किसका संबंध किससे है, तो बांध का संबंध नदी से, यानी कि बांध जो है नदी के पानी को रोक के रखता है। लेंस और प्रकाश का कोई संबंध नहीं समझ में आ रहा है, दरवाजा और मकान, ऑपरेशन और डॉक्टर नहीं, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एक्स मल्टीप्लाई एन का संबंध है 13 और 14 से, एक्स मल्टीप्लाई एन में का संबंध 13 और 14 है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एम का जो नंबर है, एम का जो नंबर है वो कौन सा है 13 और एन का नंबर जो है वो कौन सा है 14। उसी तरह हमें बताना है कि एफ और आर का नंबर क्या होगा, एफ का नंबर क्या होता है 6, ए से हम बी की तरफ काउंटिंग करें तो ए बी सी डी ई एफ,
एफ आएगा आपके 6 पे, तो यहाँ हो जाएगा 6। और आर का संबंध क्या, सॉरी आर का नंबर क्या आता है, आर का नंबर आता है आपके 18। तो इसका मतलब 6 और 18 किसमें आ रहे हैं, 6 और 18, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BUCKET, BUCKET को लिखा जा रहा है ACTVBDJLDFSU, इतना बड़ा, यहाँ तो दे रखा है केवल 6 अक्षर का, और इतने बड़े अक्षर कहाँ से आ गए, इतने बड़े अल्फाबेट कहाँ से आ गए, ये क्या हो रहा है। हमने तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है। छोटे से अल्फाबेट जो दे रखे हैं, कम अल्फाबेट उससे बहुत बड़ा बन जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ही तो फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यानी कि एक कम तो किया जा रहा है ना, बट ज्यादा अल्फाबेट क्यों आ रहे हैं, उसके बाद ही बात क्या आ रहा है, सी आ रहा है, उसके बाद यू है, तो टी दिख रहा है हमें, और वी भी दिख रहा है ना। अब पहले ये देखेंगे, यहाँ पे 6 अल्फाबेट है, तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 12, यानी कि हर एक अल्फाबेट के लिए यहाँ पे 2 नए अल्फाबेट है। कैसे, बी है तो बी के आगे वाला और पीछे वाला यहाँ पे लिखा हुआ ए और सी, यू है तो यू के आगे वाला और पीछे वाला टी यू वी, सी के आगे वाला और पीछे वाला बी सी डी, के आगे वाला जे के और एल, ई के आगे और पीछे डी ई एफ, टी के एस टी यू। तो हमें क्या करना है, बोनस जो है उसमें बी के आगे वाला और पीछे वाला, तो बी के आगे क्या हो जाएगा, ए, बी को छोड़ देंगे सी, फिर ओ है तो ओ के आगे क्या हो जाएगा, ओ के आगे आएगा, ओ के एक हमें लेना आगे और एक लेना पीछे, तो ओ के आगे हो जाएगा एन, ओ के आगे क्या आ जाएगा एन, और ओ को छोड़ देना है, फिर क्या आ जाएगा पी, है ना। तो उसके बाद आएगा एन के आगे लेना है, एन के आगे आता है एम, और एन, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, यू से पहले वाला, यू से पहले वाला अपने यहाँ पे भी आएगा, यू से आगे और पीछे टी और वी, एस के आगे और पीछे का लेना है, तो एस के आगे क्या आएगा आर, फिर एस और आता है फिर टी, तो क्या बन गया हमारे यहाँ पे ए सी एन पी एम ओ टी वी आर टी, ए सी, यहाँ तक तो ए सी एम तक तो आएगा, लेकिन हमें चाहिए ए सी एन पी एम ओ टी वी आर टी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो कोड वाले या डिकोडिंग वाले जो अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, देख के हमें घबराना नहीं है, सिंपल सा हमें उसमें लॉजिक फाउंड करना है। लॉजिक क्या है, एक बार हमें लॉजिक का पता चल गया तो बिल्कुल ही आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें जो अल्फाबेट का क्रम है ना, वो क्रम याद होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ ही साथ उसका नंबर, ए से जेड तक के जितने भी अल्फाबेट है उनका क्रम और उनका नंबर। यदि किसी भाषा में ए का कूट है एक, ए का कूट है एक, और उसी भाषा में बी का कूट है 2, और आगे ऐसे ही चल रहा है, तो बी आई डी डी आई सी का कूट क्या होगा, ये वही है, ए बी सी डी के कूट दे रखे हैं ना, तो हमें सबसे पहले देख लेते हैं बी, बी का कूट हो जाएगा आपके 2, आई, आई का कूट क्या होगा, आई का कूट हो गया 9, डी का कूट क्या है, डी का है 4, और फिर से डी का 4, आई का वापस से आ रहा है, आई का हो गया 9, सी का कूट क्या होता है, सी का हो जाएगा 3, 294493, 294493, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। यदि ए बी के दक्षिण में है, सी बी के पूर्व में है, तो ए सी से के संबंध में किस दिशा में है, ए जो है वो बी के दक्षिण में है, यानी कि यहाँ पे है बी और उसके दक्षिण में कौन है, उसके दक्षिण में है ए, सी जो है वो बी के पूर्व में है, पूर्व दिशा, यानी कि सी जो है वो बी के पूर्व दिशा में है, तो ए सी के संबंध में, सी के संबंध में ए कहाँ पे, तो सी के संबंध में ए है दक्षिण और पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 42, एक शाम को सूर्यास्त के समय, शाम का समय है, सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त से पहले दो दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे के सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिनी ओर है, रहीम की जो परछाई है वो उसके दाहिनी ओर है। अब पहले तो हम ये देखेंगे, अगर यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, तो ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, और सूर्यास्त का समय है तो सूर्य कहाँ पे रहता है, सूर्य रहता है पश्चिम दिशा में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे रहीम बैठा है तो उसकी परछाई जो है वो दाहिनी तरफ लानी है, तो दाहिनी तरफ लाने के लिए जो रहीम है उसका मुंह किस तरफ होना चाहिए, रहीम का मुंह होगा उत्तर की दिशा में, तभी तो उसकी परछाई जो है वो दाहिनी दिशा में पड़ेगी। उसके बाद क्या बोला गया था,
कि राकेश और रहीम आमने सामने बैठे, यानी कि राकेश उसके सामने बैठा है, ये हो गया आपके राकेश जो कि बैठा है उसके बिल्कुल ही सामने। तो पूछा क्या है, राकेश किस दिशा में बैठा है, राकेश बैठा है दक्षिण दिशा में, ऑप्शन डी हो गया आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, 5, 7, 10, 15 और 22 श्रृंखला दे रखी है। श्रृंखला में हमें रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा वो बताना है। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहे हैं। 5 से 7 के बीच में क्या आएगा डिफरेंस 2, 7 से 10 के बीच में डिफरेंस आएगा 3, 10 से 15 में आएगा डिफरेंस 5 और 15 से 22 में कितना आता है, 15 से 22 में आ जाएगा आपके 7। एक बार फिर से देखते हैं, 5 से 7 के बीच में 7 माइनस 5 हो गया आपके 2, 10 से 7 का डिफरेंस हो गया 3, 15 से 10 का डिफरेंस हो गया आपके 5 और 22 से 15 का हो गया आपके डिफरेंस 7। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, 3, 5 और 7 ये सारे के सारे जो हमने डिफरेंस फाइंड करके जो नंबर लाए हुए हैं वो सारे नंबर क्या है, वो सारे नंबर वो है जो जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि उनमें केवल उसी संख्या का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, अगला प्राइम नंबर आपके आता है 11। क्या आएगा 11। तो हमें क्या करना है, 22 जो है उस 22 में 11 को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 11 को ऐड करेंगे तो 33, यानी कि अगर हम मान लेते हैं संख्या 33 जिसमें से हम 22 को माइनस करें तो आपका 11 आएगा ना। तो इसका मतलब हो गया 33 आपका क्या होने वाली है, रिक्त स्थान पे होने वाली है 33। तो 33 में से 22 को घटाओ कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है 11 जो कि प्राइम नंबर है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 703, 655, 660, 559 क्या हो रहा है, संख्याएं जो है वो अपने घटते हुए क्रम में जा रही है। तो चलिए हम भी एक बार देखते हैं घटाने वाला, यानी कि इसमें से हम डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 703 माइनस करते हैं 655, क्या आएगा, 703 में से हम 655 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपने 48। 655 में से 607 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर से क्या बनेगा आपके यहाँ पे 48। 607 में से 559 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी बन रहा है आपका 48, यानी कि सारी संख्याओं का जो डिफरेंस है वो कितना आने वाला है आपका 48। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि आगे जो संख्या आने वाली है वो कितनी आएगी, तो हम क्या करेंगे 663 में से क्या करेंगे 48 को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। 663 में से सॉरी 463 में से हम करते हैं 48 को माइनस, 13 में से 8 जाएंगे 5 आएगा, हासिल वापिस भी 5, 6 में से 5 गए 1 आया और इधर से बचा आपका 4, तो आ रहा है आपका 415। 415 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है वो, 3 गुना बड़ा है। तो हम मान लेते हैं भाई पिता पुत्र की आयु वाला है, ये हो गया अपने पिता और ये पुत्र, हम पुत्र की आयु को मान लेते हैं x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि वो 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, तो पिता की आयु हो गई 3x। पूछा क्या है, आगे बताया गया कि 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले से उसमें क्या करते हैं 5 वर्ष को माइनस करके रख देते हैं ना, तो 3x, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व आयु बराबर ये आपके पिता की आयु तो हो जाएगी 3x माइनस 5 और पुत्र की आयु हो जाएगी x माइनस 5। अब क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि पूर्व वे 4 गुना बड़े थे। 5 वर्ष पूर्व जो है वो पिता जो है वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, है ना, 4 गुना बड़ा था। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे एक समीकरण बनानी है और उस समीकरण को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, जो 4 पुत्र जो है उसकी अगर उसकी आयु को हम 4 गुना बढ़ा दे ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बनाते हम यहाँ पे समीकरण करते हैं 3x माइनस 5 और पुत्र की आयु को कर देते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि x माइनस 5 क्या बनेगा समीकरण 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। अब हम x की वैल्यू को एक तरफ लगा देते हैं और जो नंबर है हमारे उसको एक तरफ कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5 सॉरी 3x माइनस 4x बराबर माइनस 20 और माइनस का जो 5 है वो इक्वल के इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 5। पर ध्यान क्या रखना यहाँ पे, ये 20 माइनस का था, है ना,
और ये जो है वो प्लस का 5 है, तो यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन, यानी कि बाकी होगी। तो ये हो गया आपके माइनस में एक्स, इधर से आ जाएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू होगी 15, एक्स कितना आ गया 15। वैल्यू पूछी किसकी है, उसने पूछी है पुत्र की आयु क्या होगी, हमने पुत्र की आयु क्या मानी थी एक्स, और हमारा एक्स आ रहा है 15, इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि f इंटू 9 हो रहा है 144, सॉरी 5 इंटू 9 144, 7 इंटू 8 151, 4 इंटू 7 हो रहा है 113, यहाँ पे 102 जो वो मिसप्रिंट है, 4 इंटू 7 हो रहा है 113, तो बताना है कि 2 इंटू 5 क्या होगा। कभी सोचा है क्या कि 9 इंटू 5 करें तो 144 होगा। अगर हम मल्टीप्लाई की कंडीशन से देखें तो ये समझ में आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने पहले ही बोला है ये है रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग में हमें तोड़ मरोड़ के चाहे कुछ भी करना पड़े तोड़ मरोड़ के हमें इसके बराबर इसको लाना है। क्या करेंगे, 5 और 9, थोड़ा सा दिमाग लगा दे, क्या करते हैं, अगर 5 में हम 9 को जोड़ दे तो क्या आता है, 5 में 9 को जोड़ा जाए तो बनता है तो 14, यानी कि हमारा एक स्टेप तो हम लेके आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि अगर 9 में से 5 को घटा दे, 9 में से 5 को घटा दे तो क्या आता है, तो आ रहा है 4, तो लो जी ये आ गया हमारा 4। एक बार करके देख लेते हैं, 9 प्लस 5 यानी कि 14 हो रहा है, 9 माइनस 5 यानी कि 4 हो रहा है, इन दोनों को मिला के देख लेते हैं, 14 को आगे रखते हैं, 4 को रखते हैं पीछे, 144। 7 का देखते हैं हम, 7 प्लस के कर देते हैं 8, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, 8 में से करते हैं 7 को माइनस, क्या आता है 1 आता है, 15 को रखते हैं आगे, 1 को रखते हैं पीछे, 151 आ रहे हैं। 4 इंटू 7 करके देख लेते हैं, 4 और 7 का, तो 4 प्लस करते हैं 7 कितने आते हैं, आते हैं ये हमारे 11, 7 में से करते हैं 4 को माइनस, क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके 3, क्या आएगा 3, तो इसको करके देख लेते हैं, 11 को रखते हैं आगे, 3 को रखते हैं पीछे, ये बन जाता है 113। वही चीज, यही वाला जो है ना, यही वाला लॉजिक हमें लगाना है 2 और 5 में। कहाँ लगाना है, 2 और 5 में। क्या करेंगे, 2 प्लस 5 कितना आएगा 7, करेंगे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, 7 को रखते हैं आगे, 3 को रखते हैं पीछे, क्या बनेगा 73। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 और 50, यहाँ पे निर्देश में थोड़ी सी गड़बड़ है, चलिए देखते हैं आगे क्या आएगा। ऊपर दी गई आकृति में 3 अंतर्विभाजक वृत्त हैं जो विद्यार्थियों के समूह को इंगित करते हैं, जो टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल, यहाँ पे वृत्त है वो टेनिस का, बैडमिंटन का और वॉलीबॉल का है। हमें क्या बताना है, आकृति में दिए गए प्रत्येक क्षेत्र को एक छोटा अक्षर बताता है, आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमें आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देने, चित्र को हमें याद रखना है। प्रश्न संख्या 47, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, आते हैं हमारे इस चित्र की तरफ, देखते हैं कि तीनों खेल कितने खेल रहे हैं। ये वाला तो हो गया आपने पूरा टेनिस तक, यहाँ तक, ये हो गया आपके बैडमिंटन का, और ये हो गया आपके वॉलीबॉल का। तो तीनों खेल खेलने वाले कौन से विद्यार्थी है, जो सी विद्यार्थी है वो खेल रहे तीनों खेल। ऑप्शन हो जाएगा आपके सी आ रहा है बी में, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अक्षर विद्यार्थी के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और वॉलीबॉल तो खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं खेलते। क्या नहीं खेल रहे, बैडमिंटन नहीं खेल रहे, टेनिस और वॉलीबॉल खेल रहे। चलिए देखते हैं क्या आता है। जो विद्यार्थी बैडमिंटन नहीं खेल रहे और टेनिस और ओनली वॉलीबॉल खेल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे उसने बोला है कि बैडमिंटन नहीं खेलना है, तो ये पूरा के पूरा बैडमिंटन जो है उसको तो कर दो आप साइड में। क्या कर दिया हमने, पूरा के पूरा बैडमिंटन साइड में कर दिया। तो टेनिस और वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हो गए, टेनिस और वॉलीबॉल खेलने वाला आ रहा है आपके बी, ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं बी हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी आ रहा है आपके डी में, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस खेलते हैं पर ना तो बैडमिंटन और ना ही वॉलीबॉल खेल रहे। टेनिस खेल रहे हैं बट बैडमिंटन और वॉलीबॉल दोनों ही नहीं खेल रहे। टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन और वॉलीबॉल दोनों ही नहीं खेल रहे, तो बैडमिंटन को कर दो बाहर और यहाँ से वॉलीबॉल को भी कर दो आप बाहर। तो क्या चल रहा है, केवल टेनिस खेल रहे हैं। केवल टेनिस हमारा केवल कौन खेल रहा है, ए खेल रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका ए। किस ऑप्शन में आ रहा है,
ए आ रहा है आपके ऑप्शन ए में, तो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन, कौन सा अक्षर विद्यार्थी के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं पर वॉलीबॉल नहीं खेलते? टेनिस और बैडमिंटन खेल रहे हैं पर वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हैं। टेनिस खेल रहा है और वॉलीबॉल खेल रहे हैं पर बैडमिंटन नहीं खेल रहा है। ये पूरा बैडमिंटन को हटा दो, टेनिस और वॉलीबॉल को खिलाना है, तो आ जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, यहाँ पे दिया गया कि वॉलीबॉल नहीं खेल रहा है ना, वॉलीबॉल नहीं खेल रहा है, तो वॉलीबॉल बाहर निकलना है हमें। जो वॉलीबॉल नहीं खेल रहा है वो बाहर निकल रहा है, और जो टेनिस और बैडमिंटन खेल रहा है, यानी कि तो टेनिस और बैडमिंटन कौन खेल रहा है? डी खेल रहा है। डी का मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपके बिल्कुल ही राइट आंसर। तो इसी के साथ आज के हमने पूरे 50 क्वेश्चन फिनिश कर दिए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही लगन और मेहनत के साथ तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में।